वेलकम टू कानून गुरुज। आज हमारे साथ हैं एडवोकेट उत्सव मुखर्जी, जो कि दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं। Hi, it's great being here on your show. पर आज आप आए एंड आपने टाइम स्पेयर किया, थैंक यू सो मच। जैसा कि आप दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। Ji, ji. I was born here in Delhi itself. I then shifted abroad for many years, where I did my early school in Bangkok, May. And then I came back to Delhi and I graduated from law school, Amity Law School IP in 2018. और 2018 में ग्रेजुएट होने के बाद I started working with an office in Delhi where I mainly did work in the NCLT as well as district courts commercial matters में मैं काम करता था शुरू में और उसके बाद एक दो ऑफिस के साथ काम करने के बाद I have joined my current office जहाँ पे I am affiliated with another lawyer who does a lot of public interest litigations, constitutional law and also other things like technology law. तो इसके साथ साथ मैं अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस भी करता हूँ एंड मैं इस ऑफिस के साथ affiliated भी हूँ. सो व्हाट्स योर एक्सपर्टाइज एरियाज, लाइक कौन से मैटर्स में आप मोस्टली डील करते हैं? मेरे जो मेन एरियाज है जिसमें मैं प्रैक्टिस करता हूँ दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, टेक्नोलॉजी लॉ एंड कमर्शियल लॉ. कमर्शियल लॉ बीइंग अ सबसेट ऑफ सिविल लॉ इटसेल्फ. इन दिस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जब मैं बताता हूँ तो इसका मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस, रिट पिटिशंस. मतलब कि अगर हम गवर्नमेंट के किसी भी नोटिफिकेशन या रूल से खुश नहीं है तो उसके अगेंस्ट रिट पिटिशन डाली जाती है कि भाई मेरे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं. and that is what PIL और writ petition is basically. PIL जो होती है वो पब्लिक इंटरेस्ट में होती हैं. writ petitions जो होती है वो इंडिविजुअल्स अपने खुद के ग्रीवियंसेस के लिए भी डालते हैं. तो इसमें हम इंडिविजुअल्स की तरफ से भी अपीयर होते हैं, कंपनीज की तरफ से भी. इसमें हम काफी काम करते हैं. उसके अलावा मैं जो करता हूँ टेक्नोलॉजी लॉ में एडवाइस करता हूँ काफी. टेक्नोलॉजी लॉ में आप देख रहे हैं आजकल लॉकडाउन के बाद खासकर टेक्नोलॉजी में काफी स्पर्ट हुआ है. काफी जो बिजनेस है टेक्नोलॉजी के डोमेन में बढ़ा है तो उससे रिलेटेड नए नए लॉज भी बन रहे हैं, ई कॉमर्स से रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड. तो उस पे मैं एडवाइस करता हूँ, उस पे भी काम करता हूँ. और जनरल कमर्शियल लिटिगेशंस आल्सो आई डू, से बिफोर द एनसीएलटी, रिकवरी मैटर्स हो गए, ट्रायल कोर्ट्स के सामने, हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट के सामने. आई आल्सो अपीयर बिफोर द सुप्रीम कोर्ट. काफी अथॉरिटीज के सामने मैं अपीयर हुआ हूँ, जैसे कि रेरा हो गया या लेबर ऑफिसर्स हो गए इन दिल्ली, इन गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली एनसीआर. तो ये मेरा एरिया है बेसिकली प्रैक्टिस का. सो मेनली यू आर प्रैक्टिसिंग दिल्ली और लाइक जो और लोकेशंस उनमें भी आप अपेयर होते हैं? So I've appeared in other places also, like Faridabad, like Chandigarh, Gurgaon, but primarily Delhi में ज़्यादा रहता है. Delhi High Court और Delhi District Courts में ज़्यादा appearances और matters रहते हैं मेरे. दैट्स गुड टू हियर यू। एंड सो सर, जैसा कि आपका एक्सपर्टाइज कॉन्स्टिट्यूशन में है एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन लाइक फंडामेंटल राइट्स, एंड उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है विच इज आर्टिकल 21। सो ये बताइए कि व्हाट इज आर्टिकल 21, जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। So Article 21 is one of the most important fundamental rights guaranteed by our Constitution. It gives us the right to life and personal liberty and says that the right to life and personal liberty cannot be violated except according to procedure established by law. इसका मतलब ये हुआ कि आपकी राइट, बेसिक राइट टू लाइफ जो है और आपकी लिबर्टी मींस आपकी फ्रीडम को कर्टेल नहीं करा जा सकता बिना लॉफुल प्रोसेस के. मतलब कि आपको कभी भी उठा के जेल में नहीं डाल सकते या आपकी राइट, आपकी जिंदा रहने का जो अधिकार है उसको छीन नहीं सकते. And what this Article 21 has been interpreted over the years by many judgments in the Supreme Court and High Courts as well. One of the most important ones being Menaka Gandhi, in which the courts have consistently held that there's a very wide ambit to Article 21. Article 21 का जो scope है वो काफी wide है. तो उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं जैसे कि right to health, right to a clean environment, राइट टू सेफ्टी, राइट टू शेल्टर, राइट टू एजुकेशन. तो हमारे जो ज्यादातर राइट्स का जो बेसिस है वो आर्टिकल 21. तो वैसे जैसे कि और फंडामेंटल उनसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगता है आर्टिकल 21 है. एंड वेरी रिसेंटली देर आर
two very important rights in the modern times which have arisen out of Article 21. One of them being the right against sexual harassment, which was recognized by the Supreme Court in the case of Vishaka versus State of Rajasthan, and also the right to privacy, which was recognized in the case of Puttaswamy by the Supreme Court. तो ये जो दोनों राइट्स हैं ये आर्टिकल 21 में से ही निकले हैं और आर्टिकल 21 के अंडर ही कोर्ट ने इनको अपहोल्ड किया है. तो ये मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ कि कैसे मॉडर्न टाइम्स में जो हमारे राइट्स हैं वो आर्टिकल 21 में से ही आए हैं. So, so मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये है कि व्हाई आर्टिकल 21 इज सो इम्पोर्टेंट इन दीज डेज, या व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट, बिकॉज जब ये टॉपिक चल रहा है कि आर्टिकल 21 है, तो कहीं ना कहीं ये चीज है कि ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. सो प्लीज थ्रो अ लाइट कि क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है. जी जी. ये इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए भी है कि आर्टिकल 21 is guaranteed not only to citizens but also to non-citizens. It's guaranteed to all persons. So जो फॉरेनर्स भी हैं उनको भी आर्टिकल 21 के अंडर राइट्स मिलते हैं और सिटीजन्स को तो मिलते ही हैं. जो बाकी हमारे को जैसे आर्टिकल 19 हो गया, द राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वो सिर्फ इंडिया के सिटीजन्स को मिलता है. लेकिन आर्टिकल 21 और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड आर्टिकल 14 बिंग द राइट टू इक्वालिटी आर गारंटी टू ऑल पर्सन्स. तो इसलिए राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. और साथ साथ जैसे मैंने बताया कि काफी सारे जो और राइट्स हैं हम लोगों के, जो जो एक अच्छी डिग्निफाइड ह्यूमन एग्जिस्टेंस जो है, that is basically provided for by Article 21, so which makes it one of the most central and important fundamental rights under Part 3 of the Constitution of India. ओके सर. सो दिस इज द रीजन कि आर्टिकल 21 क्यों इम्पोर्टेंट है. सो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज राइट टू प्राइवेसी, बिकॉज जो राइट टू प्राइवेसी जो है वो निकला ही आर्टिकल 21 से है. सो व्हाई इन दीज डेज इट्स सो ट्रेंडिंग, या क्यों ये इतना लाइमलाइट में है, क्यों इसका इतना ज्यादा सब है, मीडिया में भी है सब कुछ. सो प्लीज ये एक्सप्लेन करें कि व्हाट इज राइट टू प्राइवेसी, ताकि हमारे व्यूअर्स को ये चीज क्लियर हो, और हमारे व्यूअर्स भी अपने कमेंट बॉक्स में जो है क्वेश्चंस डाल सकते हैं, सर डेफिनेटली आंसर देंगे. Definitely, definitely. That's a very interesting question, Ms. Firdaus. The right to privacy has been in the limelight, you're right, absolutely, since the last couple of years. ये जो right है इसको पहली बार uphold किया था as a fundamental right in the case of Potoswamy. The Supreme Court, nine-judge constitutional bench of the Supreme Court upheld the right to privacy within Article 21. एंड इससे पहले जो जजमेंट्स जैसे कि खड़क सिंह और जो और कुछ जजमेंट्स थी उसमें प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट का दर्जा नहीं दिया गया था. पर ये जो सबसे लेटेस्ट जजमेंट है 2017 के पुट्टस्वामी वाली जजमेंट, इसमें इस राइट को एज अ फंडामेंटल राइट विद इन आर्टिकल 21 रिकॉग्नाइज किया गया. तो अब जो है आपकी जो इन्फॉर्मेशन है और आपका जो पर्सनल प्राइवेट जो भी इंफॉर्मेशन या इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो स्टेट या कोई भी और इंडिविजुअल आपसे छीन नहीं सकता है, उसमें इंट्रूड नहीं कर सकता. और इसका भी काफी वाइड एम्बिट है. आर्टिकल 21 includes the right to freedom of choice, the right to marital partner, the right to keep one's identity in certain cases secret. So, for example, even when there are rape cases, right? So, in rape cases, the identity of the victim is to be kept secret, and this is also protected by the right to privacy. It's also protected by the provisions in the IPC, but it's also protected by Article 21, the right to privacy. And also, for example, मैं एक और एग्जांपल देना चाहूंगा. जो जुवेनाइल्स होते हैं, तो आप देखेंगे कि नॉर्मली कोर्ट्स में कॉज लिस्ट में सबके नाम दिए होते हैं, लेकिन जुवेनाइल्स की नहीं दिए होते. तो जुवेनाइल ऑफेंडर्स की आइडेंटिटी को सीक्रेट रखा जाता है. ये भी राइट टू प्राइवेसी के अंडर ही आता है एक तरीके से. तो ऐसे काफी सारे इंपॉर्टेंट राइट्स हैं जो प्राइवेसी की वजह से अब रिकॉग्नाइज हो पा रहे हैं. या सो अगर राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन होता है, जैसे कि आपने बताया कि 376 के जो केसेस हैं उसमें जो है राइट टू प्राइवेसी का राइट अप्लाई होता है. सो अगर इसका वायलेशन होता है तो इसका क्या पनिशमेंट है, या क्या इसका रिवर्ट होता है. so punishment basically is that there can be, I mean, that really depends on the court. Basically it's a fundamental right, so if it's violated
It is the court's duty to put the victim back in the same place as before. So, for example, if my right to privacy is violated by the state, so the court can direct the state to compensate me or to discontinue whatever activity is violating my privacy. तो अगर जैसे वो मेरी कॉन्वर्सेशंस को सुन रहे हैं, तो कोर्ट अगर डायरेक्शन देता है कि नहीं, स्टेट मेरी कॉन्वर्सेशंस, प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस को नहीं सुन सकता, तो उनको वो रोकना पड़ेगा। एंड ऑल्दो नेशनल सिक्योरिटी के लिए काफ़ी चीज़ें अलाउड होती हैं by the state, but still the right to privacy mandates कि any violation has to be to achieve a legitimate objective, and बिना किसी रीजन के, बिना किसी बेसिस के मेरी प्राइवेसी को वायलेट नहीं किया जा सकता। और अगर ये करते हैं तो उनके अगेंस्ट एक्शन भी लिया जा सकता है, एंड दे कैन बी आस्क्ड टू कॉम्पेंसेट मी ऑल्सो, दे कैन बी आस्क्ड टू मतलब वो डायरेक्शन उनके अगेंस्ट पास हो सकता है। दैट्स बेसिकली व्हाट हैपेंस। ओके। सो सर, जो ये राइट टू प्राइवेसी है, ये क्या प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स पे भी अप्लाई होती है? जो कि प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स जो कि प्राइवेट पर्सन की कस्टडी में होते हैं, जो कि हमारा पर्सनल डॉक्यूमेंट होता है, तो वो भी इसमें ये काउंट होगा कि आप राइट टू प्राइवेसी के अकॉर्डिंग जो है उनको रिवील नहीं कर सकते, या किसी को ये नहीं कहा जा सकता कि उनको रिवील किया जाए। सो मेरा क्वेश्चन है कि ये इस पे अप्लाई होगा राइट टू प्राइवेसी? जी, डेफिनेटली आपके जो भी प्राइवेट पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, व्हिच कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई यू, दैट हैज़ टू बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल एंड कैन नॉट बी रिवील्ड विदाउट योर कंसेंट। एक और मैं एग्जांपल दे सकता हूँ प्राइवेसी का, जैसे डॉक्यूमेंट्स, कई बार लोगों के पर्सनल डॉक्यूमेंट्स पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जब्त हो जाते हैं। तो इट इज़ द पुलिस's ड्यूटी टू प्रिवेंट द लीक ऑफ दोज़ डॉक्यूमेंट्स और दैट इन्फॉर्मेशन टू द मीडिया। एंड मीडिया को राइट नहीं है कि वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट कर दें आउट इन पब्लिक बिफोर एनी सेंटेंस इज गिवन बाय द कोर्ट, इफ यू आर एवर टेकन इनटू पुलिस कस्टडी और अरेस्टेड। So yeah, this is, these are the ways in which Article 21 protects your right to privacy. ओके सर। सो इन दीज डेज जो करंट लॉज हैं राइट टू प्राइवेसी पे, या जो प्रपोज्ड लॉज हैं राइट टू प्राइवेसी पे, वो क्या क्या हैं? जो लेटेस्ट रूलिंग्स हैं जो कि एज ए कोर्ट प्रोसीडिंग में जो यूज हो सकते हैं, वो क्या है? वो न्यू कमर्स के लिए काफी हेल्पफुल होंगे क्योंकि दे नीड न्यू लेटेस्ट रूलिंग्स। सो वो क्या है? जी जी। So there's currently very little law which revolves around privacy in India. कुछ प्रोविजंस है आईटी एक्ट के, एक सेक्शन 43A है और एक सेक्शन 72 है, जो कि प्राइवेसी से डील करता है टू वो सम क्या एक्सटेंट। sections हैं? सॉरी। जो आईटी एक्ट के तहत आए हैं और जो इस राइट टू प्राइवेसी के उसमें आए हैं, टेरिटरी में जो आए हैं, वो क्या क्या हैं? जी जी। So section 43A, it says that if a body corporate has your personal information and they're processing that, it is there in their computer system. So it is their duty to put systems in place which keep that information secure. और अगर वो information leak हो जाती है, तो वो liable ठहराए जाएंगे, and they can be asked to compensate you. और सेक्शन 72 जो है आईटी एक्ट का, वो ये कहता है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर अगर आपको दूसरी पार्टी की कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो इट इज योर ड्यूटी टू कीप दैट इन्फॉर्मेशन सेफ एंड नॉट डिस्क्लोज इट टू एनी थर्ड पार्टी। तो ये आईटी एक्ट के कुछ प्रोविजंस हैं। इसके अलावा मैं और भी बता सकता हूँ, जैसे कि आईटी रूल्स हैं। सॉरी। बिल्कुल सर, वो आर्टिकल 21 पे जो जो उससे रेलिवेंट रूलिंग्स है वो आप बताइए। जी जी। सो there's a set of rules called the एसपीडीआई रूल्स, जो 2011 से है। एंड एसपीडीआई का मतलब होता है सेंसिटिव पर्सनल डेटा और इन्फॉर्मेशन। तो सेंसिटिव पर्सनल डेटा को डिफाइन किया गया इन रूल्स के अंडर, जिसमें कुछ स्पेसिफिक सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आती है, जैसे कि पासवर्ड्स, फाइनेंशियल डेटा, योर say your biometric information, your medical records, even your sexual orientation. And these kind of details are sensitive personal data, and they cannot be uh, used for any purpose other than that for which they have been collected. And it has to be a lawful purpose. आपके consent के बिना ये किसी और purpose के लिए use नहीं हो सकता, and it cannot be disclosed to third parties without a consent. तो ये SPDI rules protect करती हैं sensitive personal data को।
तो अभी Okay. फिलहाल तो यही है, आईटी एक्ट के कुछ प्रोविजंस और ये एसपीडीआई रूल्स, ये भी आईटी एक्ट के अंडर ही बने हैं, या जो करेंटली तो फोर्स में है। ओके सर, तो ये जो जस्टिस पुत्तास्वामी का जो केस है, व्हाई इट्स सो फेमस, लाइक ऐसा इसमें क्या क्या मेन मेन चीज या मेन मेन थ्योरीज हैं, वो क्या क्या है, क्या मेंशन किया गया है इसमें? So, Puttoswamy judgment में एक तो the right to privacy was upheld as a fundamental right, and then the court recognized the need to frame legislation to protect privacy. तो उन्होंने recommend किया कि इस पे legislation एक अलग से act बनाया जाए। तो इसलिए at present there is a personal data protection bill, PDP bill of 2019, जो कि ड्राफ्ट किया गया है, and it's there in the public domain, आप रीड कर सकते हैं उसका। पर वो अभी तक एनफोर्स नहीं हुआ, अभी तक एक्ट नहीं बना है, अभी इट्स स्टिल अ बिल। पर अभी रिसेंटली उस पे एक कमिटी ने रिपोर्ट दी है जिसमें कि उन्होंने रिकमेंडेशंस दी हैं कि उस बिल में क्या क्या कुछ चेंजेस हो सकते हैं, कुछ नई चीजें ऐड हो सकती है। जैसे कि ये रिकमेंड किया गया है कि सिर्फ पर्सनल डेटा ही नहीं, नॉन पर्सनल डेटा भी इंक्लूड किया जाए इस बिल के अंदर, एंड इवन एनोनिमाइज डेटा। तो इसका मतलब पर्सनल डेटा, नॉन पर्सनल डेटा का मैं डिफरेंस बता सकता हूँ। सो पर्सनल डेटा मीन्स data which can be used to identify you, which relates to you personally, and non-personal data is just data जो कि collect किया जाता है मास बल्क में, लेकिन वो उसको यूज करके आप किसी इंडिविजुअल डेटा होता है जिसको कि एनोनिमाइज कर दिया जाता है, वो नॉन पर्सनल डेटा होता है। तो अब जो रेकमेंड कर रहा है कमिटी ने, वो ये किया है कि इस नॉन पर्सनल डेटा को और एनोनिमाइज डेटा को भी इस बिल के एम्बिट में लिया जाए। तो ये काफी, और इसके अलावा भी उन्होंने कुछ कंट्रोवर्शियल रिकमेंडेशंस करी हैं। तो लेट्स सी कि क्या उनमें से एक्सेप्ट होता है, क्या नहीं होता है, एंड वी आर ऑल वेटिंग फॉर द फाइनलाइजेशन ऑफ दिस बिल, फॉर इट टू बिकम लॉ। डेफिनेटली सर। सो सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून गुरुज से आप जुड़े हैं, सो क्या एक्सपीरियंसेस हैं आपके कानून गुरुज के साथ में, या क्या व्यूज हैं आपके कानून गुरुज के साथ में, या कानून गुरुज को लेके जी क्या जी। व्यूज हैं आपके माइंड में? So I found out about Kanoon Gurus through LinkedIn, and they ultimately ended up also approaching me. And basically, I found out that this is a very good platform for young lawyers to reach out to people and to connect to a large audience, especially in these COVID times जब हम लोग सब घर पे हैं और घर से ही अपना सारा काम कर रहे हैं। In fact, it would be interesting to point out कि recently इस लॉकडाउन में मेरे को काफी इंटरेस्टिंग केसेस पे काम करने को मिला है अपने करंट ऑफिस के साथ। जैसे कि एक हमने रेट पिटिशन डाला था पेटीएम के बिहाफ पे, टू कर्ब फ्रॉड थ्रू टेलीकॉम नेटवर्क्स इन इंडिया। And recently there's a case in which we have asked the state to recognize, the courts to recognize the right to same-sex marriage. बेसिकली इन द केस ऑफ ओसीआई कार्ड होल्डर्स की, जो एक ओसीआई कार्ड होल्डर है उसके स्पाउस को अगर उसकी मैरिज बाहर रजिस्टर्ड है, even if it's a same-sex marriage, so they should be allowed to apply for OCI. And similarly, अभी our office is working on a marital rape case जिसके की hearings चल रही हैं, लाइव लॉ पे इसके ऊपर भी आर्टिकल्स आ चुके हैं कि मैरिटल रेप को एज अ क्राइम रिकॉग्नाइज करना चाहिए। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट केसेस पे मैंने इस लॉकडाउन के बीच में काम किया है। तो इट वुड बी सो से for other people to learn about these important cases that are going on in our country. Kanoon Gurus is a great platform, and I'm thankful that I'm able to reach out to people through this platform and tell them about all these interesting cases that I'm getting to work on, both with my current office and also in my private individual practice. So I think it's a very innovative and new idea during this COVID lockdown to help young lawyers grow and connect with people. थैंक यू सो मच सर फॉर योर वर्ड्स, एंड आज आप आए, एंड आपने काफी जो है यूजफुल इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर की। आई होप नेक्स्ट भी हम जो है नेक्स्ट वीडियो में भी जो भी यूजफुल जो इन्फॉर्मेशन है हम लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you for having me on the show. Yeah.